हम पढ़ने वाले हैं सर्जिकल एनाटॉमी, जो कि पीसीएनएल से रिलेटेड है। तो किडनी क्या होता है? किडनी एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और ये कहाँ लोकेटेड होता है? T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में। और जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द किडनी। अगर हम बात करें तो जो किडनी होता है ऑलमोस्ट जो मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन को क्या बोलते हैं? कोरोनल लाइन भी बोलते हैं। तो जो मीडियन या कोरोनल लाइन है वहाँ से जो किडनी की जो लोअर पोल होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। जबकि जो अपर पोल की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और जो ये एंगल बनाता है मीडियन प्लेन से, यूजुअली कोरोनल सेक्शन में, तो जो मीडियन प्लेन से जो ये एंगल बना रहा है वो कितना आता है? 30 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं रीनल एक्सिस। तो जो रीनल एक्सिस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो किडनी है, मैंने बात किया जैसे कि जो राइट किडनी नीचे होती है तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से होगा? ये होगा T12 से L3। जबकि लेफ्ट किडनी का कहाँ से होगा? T11 से L2 तक होगा। तो अब ये जो देख रहे हैं क्रेस्ट, इस क्रेस्ट से लोअर पोल की डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो ये रीनल एक्सिस बना, या जो रीनल एक्सिस बना, ये कितना बना? ये 30 डिग्री। तो हम देख सकते हैं ये पोस्टीरियर मीडियन लाइन है, पोस्टीरियर मीडियन लाइन, और इससे जो एंगल बना रहा है किडनी वो 30 डिग्री का होता है। अब बात करें किडनी के एंटीरियर रिलेशन की, तो एंटीरियर, अब किडनी में दोनों साइड जो रहता है क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। तो ऊपर क्या रहेगा? एड्रिनल ग्लैंड। फिर अब राइट साइड की बात करें, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड की। तो राइट साइड में क्या होता है? लीवर। तो ये जो पोर्शन होगा ये मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो होगा लीवर से। फिर जो ये वाला हाइलम के पास में क्या रहता है? यूजुअली डिओडेनम राइट साइड में। जबकि लेफ्ट साइड के हाइलम में क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज होता है, और जो किस में इंसर्ट होता है? वो स्प्लीन में होता है। और पैनक्रियाज और स्प्लीन होते हैं और ऊपर स्टमक होता है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का। फिर जो बावल होता है कोलन, वो राइट साइड में होता है और ज़्यादा होता है। जबकि लेफ्ट साइड में ज़्यादा क्या होता है? स्मॉल बाउल होता है। और कोलन इस साइड भी होता है बट थोड़ा सा होता है। तो हमने देखा जैसे ये किडनी है, किडनी अगर इमेजिनरी, अगर हम ऐसे किडनी इमेजिन कर रहे हैं दोनों साइड, तो हम देख सकते हैं ये पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज जो रहता है लेफ्ट साइड में हमें पैनक्रियाज दिख रहा है जो, तो ये पैनक्रियाज होगा। राइट साइड में ये लीवर है। और एड्रिनल जो रहता है दोनों साइड में रहता है एड्रिनल, और ये स्प्लीन हो गया। और डिओडेनम जो रहता है राइट किडनी के हाइलम के पास जा रहा है, और कोलन जो रहता है दोनों साइड रहेगा। जो ये राइट साइड में ज़्यादा कोलन होगा, जबकि लेफ्ट साइड में कोलन के साथ स्मॉल बाउल ज़्यादा रहता है। तो ये रहता है एंटीरियर रिलेशन। अब बात करें पोस्टीरियर रिलेशन का, तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले जो ये हम मसल देख रहे थे, तो किडनी में ये मसल जो रहेगी एकदम हाइलम के पास में दोनों साइड में, ये कौन सी रहेगी? श्वास मसल रहेगी, श्वास मेजर। फिर उसके बगल में कौन सी मसल रहेगी? उसके बगल में रहेगी क्वाड्रेटस लंबोरम। अब उसके बगल में क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम। और उसके लेटरल में क्या रहेगी? टेंडन। किसका टेंडन रहेगा? ट्रांसवर्सैलिस का। तो ये ट्रांसवर्सैलिस का टेंडन है। तो हम देख सकते हैं जैसे ये क्या है? राइट किडनी और लेफ्ट किडनी जब हम पीछे से देख रहे हैं तो ये श्वास मसल है, और उसके बगल में क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम, और उसके बगल में क्या रहता है? टेंडन। तो जो ये हम एंगल देख रहे हैं रीनल एक्सिस 30 डिग्री का जो ये एंगल है वो क्यों होता है? ये श्वास मसल की वजह से ही बनता है। श्वास मसल भी आप देख रहे हैं ऐसे ऑब्लिक एंगल पे रहता है, तो श्वास जो रहता है उसकी वजह से ये रीनल एक्सिस बनता है। ये हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन का। अब किडनी की बात कर लेते हैं कवरिंग की। तो कवरिंग की अगर हम बात करें तो जो ये लेयर है इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। अब इसके पीछे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। और बेसिकली जो हम देख सकते हैं ये क्या है? ये है असेंडिंग कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन, और ये है पैनक्रियाज। और यहाँ पे क्या होता है? डिओडेनम। तो असेंडिंग कोलन, पैनक्रियाज, डिओडेनम, ये पहले क्या होते हैं? इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं,
और बाद में रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बनते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला जाता है। और जो पेनक्रियास की टेल रहती है वो इंट्रापेरिटोनियल रहती है, जबकि ड्यूोडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रापेरिटोनियल रहता है। तो अब हम बात करें किडनी का, तो किडनी जो है इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है किडनी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये किडनी जो सराउंडेड है किडनी में, तो क्या है वो कैप्सूल। अब ये क्या है रीनल कैप्सूल। अब किडनी जो इंक्लोज्ड होती है किसके अंडर, जीरोटा फेशिया के अंडर, तो ये क्या हो गया जीरोटा फेशिया। अब जीरोटा फेशिया जो रहता है, हम यूजुअली जो रहता है जीरोटा फेशिया वर्ड पूरा को लिए यूज करते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है किडनी की जो एंटीरियर फेशिया होती है और पोस्टीरियर फेशिया, तो जो पोस्टीरियर फेशिया होती है उसको जुकर कैंडल बोलते हैं, और जो एंटीरियर होता है उसको बोलते हैं जीरोटा फेशिया। अब ये जीरोटा फेशिया जो रहती है ये किडनी को चारों तरफ से कवर करती है, और किडनी को कवर करती है, और लेटरली जब देखेंगे तो ये जीरोटा फेशिया और जुगर कैंडल फेशिया जो लेटरली जब जाती हैं तो क्या बनाती हैं, लेट्रोकोनल फेशिया। तो ये लेट्रोकोनल फेशिया बनाती हैं। अब जो ये रहता है स्पेस, ये किडनी और जीरोटा फेशिया के बीच में जो ये स्पेस है ये क्या है, पेरी रीनल स्पेस, इसको बोलते हैं पेरी रीनल स्पेस। और इसमें क्या होता है पेरी रीनल फैट, तो इसमें क्या होगा पेरी रीनल फैट होगा, और ये कहलाता है पेरी रीनल स्पेस। अब जीरोटा फेशिया का जो ये एंटीरियर पार्ट है और ये जो रहता है पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, इसके बीच का जो लेयर है हम देख सकते हैं, इसके बीच का जो है उसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया रहता है ये एंटीरियर पैरारीनल स्पेस, तो ये क्या कहलाता है एंटीरियर पैरारीनल स्पेस। फिर इसी तरीके से पीछे क्या होता है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, पीछे होता है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। अब ट्रांसवर्सैलिस फेशिया और जुगर कैंडल फेशिया के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे पोस्टीरियर पैरारीनल स्पेस, और उसमें क्या होगा पोस्टीरियर पैरारीनल फैट। तो पैरारीनल फैट हो गया, तो किडनी का रिलेशन हम समझ गए क्या होता है जीरोटा फेशिया, जीरोटा फेशिया और कैप्सूल के बीच में होता है पेरीरीनल फैट, और जीरोटा फेशिया जो रहता है और पैराइटल पेरिटोनियम उसके बीच में होता है पैरारीनल फैट। तो ये कवरिंग हो गई। तो अब सबसे पहले जो बात किया हमने, क्या बात किया कि ट्रू कैप्सूल क्या होता है, जो फाइब्रस लेयर होती है किडनी को चारों तरफ से अधेयर करती है उसको ट्रू कैप्सूल बोलते हैं। फिर क्या होता है पेरीनेफ्रिक फैट, पेरीनेफ्रिक फैट क्या हुआ जो कैप्सूल को सराउंड करती है, हमने यहाँ पे देखा जो कैप्सूल को सराउंड कर रही है ये पेरीनेफ्रिक फैट हो गया। फिर जीरोटा फेशिया होता है, जीरोटा फेशिया जो रहता है क्या होता है पेरीनेफ्रिक फैट को कवर करता है। तो ये जीरोटा फेशिया जो रहता है फाइब्रस लेयर इनक्लोजिंग द किडनी एंड एड्रिनल, तो इसकी क्या होता है इन्फेक्शन के स्प्रेड को लिमिट करता है। कैसे, ये जो जीरोटा फेशिया रहता है सुपीरियरली डायफ्रैग्मेटिक फेशिया से इनक्लोज रहता है दोनों साइड से, और लेटरली क्या रहता है लेटरल कोनल फेशिया, और इंफीरियरली जो रहता है ये खुला रहता है ओपन रहता है, और आपस में दोनों कम्युनिकेट करते हैं स्पेस, तो जो स्पेस होता है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब पैरानेफ्रिक फैट की बात करें तो पैरानेफ्रिक फैट कहाँ है, आउटसाइड द जीरोटा फेशिया। तो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन हमने देख लिया, कौन कौन सी मसल है, मीडियली सबसे श्वास मेजर, और उसके लेटरली क्वाड्रेटस लंबोरम, और सबसे लेटरली ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। रिब्स का रिलेशन देख लिया, राइट 12th रिब से, ये रहा रिब रिलेशन 11 और 12th और 12th रिब, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट किडनी 11th और 12th रिब से। फिर अब नर्व्स की बात करते हैं जो कि पंचर के टाइम पे इंजर्ड हो सकती हैं, वो कौन कौन सी नर्व होती हैं, वो 3 नर्व होती हैं, सब कॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये क्या करती हैं किडनी के पोस्टीरियरली रन करती हैं, तो जब हम पंचर लेते हैं तो इसमें इंजरी हो सकती है। कौन कौन सी होती है, सब कॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। अब बात करते हैं इंट्रारीनल एनाटॉमी का, तो इंट्रारीनल एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रारीनल अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये रहा इंट्रारीनल एनाटॉमी, तो ये क्या रहा, ये हो गया पेल्विस, पेल्विस। फिर पेल्विस से हम देख रहे हैं तो ये क्या रहता है 1 2, तो ये क्या है मेजर कैलिक्स, तो ये रहा मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स फिर सब डिवाइड करता है किसमें, माइनर कैलिक्स में। तो किस में सब डिवाइड किया, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स में हम देख रहे हैं कि
यहाँ पे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना है, और ये किडनी का कौन सा पार्ट है? ये है मेडुला पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड। तो ये हो गया मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड या पिरामिड, कुछ भी बोलिए। तो ये हो गया मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड क्या कर रहा है? माइनर कैलिक्स में ओपन रहा है थ्रू पेपिला। तो इसको क्या बोलते हैं? पेपिला। एपेक्स जो है इसको क्या बोलेंगे? पेपिला। तो यूजुअली जो रहता है, अगर हम बात करें कि जो पिरामिड होते हैं वो कहाँ होती है? मेडुला में, तो इसलिए उनको मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। और कितनी होती है? 8 से 18। तो अगर हम बात करें कि पेपिली, तो पेपिली क्या है? पेपिली रहे कि जो एपेक्स होता है हर एक पिरामिड का, वो ड्रेन्स इनटू माइनर कैलिक्स, तो उसको पेपिली बोलते हैं। अब बात करें माइनर कैलिक्स का, तो माइनर कैलिक्स जो होता है मर्ज करके क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स किस में ड्रेन करता है? रीनल पेल्विस में। तो अब जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या है? ये माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जो है, ये दो माइनर कैलिक्स आपस में मर्ज करके क्या बना रही है? मेजर कैलिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी मर्ज करके क्या बना रही है? कैलरी। और ड्रेन किस में हो रही है? ये है रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस किस में हो रहा है? यूरेटर में। अब यूरेटर के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे देखा था कि हम देख रहे हैं ये क्या है? कॉर्टेक्स। और ये क्या है? मेडुला। तो यूजुअली होता क्या है, जो हम नेफ्रॉन पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन के बारे में जो ग्लोमेरुलाई और प्रॉक्सिमल और डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो कॉर्टेक्स में होते हैं। तो जो कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? कॉर्टेक्स में होगा ग्लोमेरुलाई, पीसीटी, डीसीटी। तो ये क्या होते हैं? ये कॉर्टेक्स में होते हैं। अब जो हम लूप ऑफ हेनले रहता है और कलेक्टिंग डक्ट, वो किस में रहता है? वो सारे कंडेंस होके क्या बना रहे हैं? वो बनाते हैं पिरामिड, रीनल पिरामिड। और एपेक्स में जाके ये फिर पेपिला के थ्रू ड्रेन करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ से ड्रेन करेगा पेपिला के थ्रू। तो इस तरीके से काम करता है। तो टोटल कितनी, एक पेपिला में कितनी ऐसे जो रहते हैं पेपिलरी डक्ट होती हैं, ड्रेन करती हैं, वो टोटल 20 होती हैं। तो इसमें टोटल 20 कलेक्टिंग डक्ट मिलके, जिनको पेपिलरी डक्ट भी बोलेंगे, वो ड्रेन करेंगी एक पेपिला में। अब जो ये पेपिला जो है जहाँ से कैलिक्स में एंटर कर रहा है, उसके बेसिस पे सिंपल और कंपाउंड जो मैंने बताया वैसा होगा कि अगर एक सिर्फ एंटर कर रहा है पेपिला तो उसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं, और दो या उससे ज्यादा पेपिला कैलिक्स में एंटर करेगा तो उसको कंपाउंड कैलिक्स बोलते हैं। तो जो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द कैलिक्स होती है, यहाँ पे आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द कैलिक्स जहाँ पे ये एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? इसको बोलते हैं कैलिसियल फॉर्निक्स। तो इसकी आउटर मोस्ट वॉल को क्या बोलेंगे? कैलिसियल फॉर्निक्स। तो टोटल एक किडनी में कितने माइनर कैलिक्स होते हैं? 5 से 14 के अराउंड। 20 कितने होते हैं? 20 जो रहते हैं पेपिलरी डक्ट्स होती हैं, पेपिलरी डक्ट्स या कलेक्टिंग डक्ट्स जो ड्रेन कर रही हैं। और 8 to 18 जो मैंने बोला था मेडुलरी पिरामिड होती हैं। तो इनका जो ड्रेनेज होता है वो टोटल कितनी किडनी में होता है? 3 जोन में होगा। जो ये कैलिक्स हैं वो ड्रेन करेंगे ना, तो ये 3, एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया, और एक जोन ये हो गया। तो 3 जोन में करते हैं, अपर पोल में, मिडिल रीजन में, और लोअर पोल में। तो जो कंपाउंड कैलिसेस होते हैं उनका रूल होता है कि वो अपर पोल में कंपाउंड कैलिक्स मिलेगा ही मिलेगा, जबकि लोअर पोल में बात करें तो ये यहाँ लोअर पोल में कॉमन होती हैं, रूल नहीं होता है। बट मिडिल पोल में क्या होता है? रेयर होती है। तो फिर अब बात करें कि जो माइनर कैलिक्स होती हैं, वो माइनर कैलिक्स फिर आपस में मिलकर क्या बनाती है? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जो रहती हैं रीनल पेल्विस में ड्रेन करती हैं। तो जो रीनल पेल्विस में ड्रेन करती हैं वो किसके थ्रू ड्रेन करती है? इन्फंडिबुलम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीसीएनएल सर्जरी में। और कभी कभी क्या होता है कि जो माइनर कैलिक्स होती हैं वो डायरेक्टली रीनल पेल्विस में बिना इन्फंडिबुलम के ही ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे हम जब कंट्रास्ट करते हैं तो ऐसे में इन्फंडिबुला हमें नैरो दिखाई देता है। तो इस तरीके से अब ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। तो हमने बात किया कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर ओरिएंटेशन होता है कैलिक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अपर पोल का कैलिक्स होता है वो कैसे होता है? टुवर्ड्स जो रहता है पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। लोअर पोल का भी पोल की तरफ होता है। लेकिन जो मिडिल
का होता है मिडिल का जो सिंपल कैलिक्स होते हैं, जो सिंपल मिडिल में क्या आता है सिंपल कैलिक्स, और सिंपल कैलिक्स की खास बात क्या होती है कि वो पेयर होते हैं, अब पेयर्ड होते हैं और एंगल कितना बनाते हैं 90 डिग्री आपस में। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं दो और पेयर्ड होते हैं और एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। जबकि जो कंपाउंड कैलिक्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और यूजुअली जो रहता है जिस डायरेक्शन में अपर पोल और लोअर पोल रहते हैं उस साइड फेस करते हैं, इसलिए अपर पोल पंचर और लोअर पोल पंचर में जो हम देखते हैं तो कैलिसेस उधर की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। तो अब जो ये है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इसी के बेसिस पे कैलिक्स का डिवीजन होता है। अब जैसे ये मान लीजिए ये जो एंगल है यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें तो ये लाइन क्या होगी ब्रॉडल्स लाइन, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशन मिल रहा है, ये है ब्रॉडल्स लाइन, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशन मिल रहा है, ये ब्रॉडल्स लाइन है। तो इस ब्रॉडल्स लाइन के इधर हम देख रहे हैं क्या है एंटीरियर और इधर क्या है पोस्टीरियर कैलिक्स। तो इसको देखते कैसे हैं, अगर ये हम तो साइड से देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखें तो ये एंगल है, तो ये वाला जो एंगल रहता है ये क्या है फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन के अगर हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर कैलिक्स है वो कितना एंगल बना रहा है, तो जो पोस्टीरियर कैलिक्स जो एंगल बना रहा है ये पोस्टीरियर वाला है, तो ये कितना एंगल बना रहा है फ्रंटल प्लेन से, तो ये बनाता है 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री जो बनाता है तो ये किस टाइप का होगा, ये हो गया ब्रॉडल्स टाइप का। जबकि जो एंटीरियर कैलिक्स होता है वो कितना बनाता है 70 डिग्री का, एंटीरियर वाला 70 डिग्री का, तो ये हो गया ब्रॉडल्स टाइप का। और ये यूजुअली किसमें होता है राइट किडनी में। तो राइट किडनी में अब ये जब कितने 20 डिग्री आप बनाएगा तो इसका ओरिएंटेशन किधर होगा लेटरल, जबकि इसका ओरिएंटेशन किधर होगा मीडियल। तो एंटीरियर वाला जो रहता है मीडियल रहता है और पोस्टीरियर वाला लेटरल होता है। अब ठीक इसका उल्टा किसमें होता है हडसन में। ये हमने जो रहता है फ्रंटल प्लेन किया, अब इसमें जो पोस्टीरियर वाला है वो 70 डिग्री बनाएगा, तो पोस्टीरियर वाला 70 डिग्री बनाएगा, तो अब ये किधर आ गया, ये मीडियल साइड आ गया, ये मीडियल साइड आ गया, बॉडी का प्लेन है तो ये मीडियल साइड आ गया। जबकि एंटीरियर वाला क्या बनाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री जब बनाएगा एंटीरियर वाला तो किधर आ जाएगा लेटरल साइड में, तो ये क्या है हडसन टाइप का। तो दोनों टाइप का मिलता है, जो ब्रॉडल्स टाइप का कैलिक्स होता है वो राइट साइड किडनी में मिलता है, जबकि हडसन जो रहता है वो लेफ्ट साइड में मिलता है। तो फिर अगर हम बात करें अगला जो रहता है वो होता है पंचर। पंचर में क्या होता है, ये रहता है 12th रिब, तो 12th रिब के नीचे लेते हैं तो सब कॉस्टल और उसके ऊपर लेते हैं तो सुप्रा कॉस्टल। अब सुप्रा कॉस्टल पंचर लेते हैं तो क्या होता है प्लूरा इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग यूजुअली नीचे पंचर लेते हैं, लेकिन अपर पोल कैलिक्स में क्या होगा, अपर पोल में जब लेना होगा तो उसका कैलिक्स का ओरिएंटेशन कैसा है ऐसे सुप्रा कॉस्टल में, और ये देख रहे हैं सुप्रा कॉस्टल में जब जाएंगे तो एकदम इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट जाएगा, जबकि नीचे जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो ऐसे केस में हमें रिस्क बेनिफिट देखना होता है और सुप्रा कॉस्टल पंचर लेना होता है एज इन केस ऑफ अपर पोल पंचर में। फिर अगली बात करें हम लोग कैलिसेस की, तो जो पोस्टीरियर कैलिसेस होता है वो पीसीएनएल के लिए आइडियल होते हैं, क्योंकि वो जो रहता है स्ट्रेट एंट्री प्रोवाइड कराते हैं कलेक्टिंग सिस्टम में, और उनकी वजह से क्या होता है मिनिमल वस्कुलर डिसरप्शन। जो अपर पोल होता है वो कैसे कहाँ लाई करता है पोस्टीरो मीडियली, तो जो कॉम्प्लेक्स स्टोन बर्डन होता है जैसे स्टैगॉन, तो उसके लिए जो रहता है अपर पोल लेते हैं। ऊपर हमने एंगल देखा था, तो जो किडनी रहती है सॉस मसल की वजह से कितना एक्सेस बनाती है 30 डिग्री का, तो ये इधर मीडियल आ गया, मीडियल है और पोस्टीरियर, तो जो अपर पोल है पोस्टीरो मीडियल ही है। तो ऐसे केस में जो रहता है कॉम्प्लेक्स स्टोन के लिए अपर पोल पंचर सही रहता है। अब बात करें इनफंडिबुलम का, तो जो इनफंडिबुलम जो लेंथ होती है एंगल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोन क्लियरेंस के लिए। अगर एंगल एक्यूट होगा तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो कैसा है फिक्स है, मोबाइल नहीं है रिजिड है, तो ऐसे केस में हमें बहुत दिक्कत आती है। दूसरा जो एम्प्लास शीथ होता है, अगर हम लोग वाइड यूज करेंगे और इनफंडिबुलम नैरो तो ऐसे केस में क्या होता है फट जाता है इनफंडिबुलम। तो जो रहता है इनफंडिबुलम एंगल और इनफंडिबुलम की जो लेंथ है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर अब आ जाए वेसल की कंसिडरेशन, तो वेसल में अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये आई एओर्टा, एओर्टा से आई रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी जो रहती है फिर सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर आर्टरी होती है वो फिर फर्दर सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, सेगमेंटल एक एंटीरियर आगे ही चली जाएगी और एक जो सेगमेंट होगा वो ऊपर चला जाएगा और एक सेगमेंट नीचे चला जाएगा। तो जो ऊपर चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, जो नीचे चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। फिर जो आगे जाके फिर वो डिवाइड कर जाती है और उसको क्या बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी और फिर एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। फिर फाइनली जो है ये दो पिरामिड के बीच में
जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर लोबार आर्टरी। और ऊपर जाके पिरामिड के ऊपर आर्क बनाते हैं तो इसको बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल आर्टरी या इंटर लोबुलर आर्टरी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं, जो ऐसे देख रहे हैं तो जो अपर पोर्शन है जो ऊपर सप्लाई कर रहा है सुपीरियर, तो ये किससे सप्लाई होगी, सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी से। फिर जो एंटीरियर वाली जो ब्रांचेस गई, एक सुपीरियर और एक मिडिल, दो पार्ट में डिवाइड है, और एक इंफीरियर को सप्लाई कर रही है। तो एक सुपीरियर हो गया, सुपीरियर इसको अपर भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये किससे सप्लाई हो गए, एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, और ये एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। जबकि जो इंफीरियर पार्ट है वो किससे सप्लाई होगा, जो इंफीरियर पार्ट है वो इंफीरियर सेगमेंटल से सप्लाई होगा, इंफीरियर सेगमेंटल से। तो ये अगर हम साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमें, ये एपिकल है, ये सुपीरियर, मिडिल, सुपीरियर कोई अपर बोलते हैं, मिडिल और इंफीरियर, और ये पोस्टीरियर। तो हम देख सकते हैं इसके बीच में हमें एक एरिया मिल रहा है, ये जो ए वस्कुलर पेन है इसे ही बोलते हैं ब्रॉडल्स लाइन। जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशन मिलता है उसको बोलते हैं ब्रॉडल्स लाइन। तो क्या होता है इसमें, सेगमेंटल आर्टरीज जो रहती है वो किसमें ब्रांच करती है, इंटरलोबार और आर्कुएट आर्टरी में। तो ए वस्कुलर प्लेन ऑफ ब्रॉडल की बात करें तो ये पोस्टीरियर लेटरली होता है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरीज, और ये प्रीफर किया जाता है पीसीआर के लिए क्योंकि ब्लीडिंग बहुत कम होती है। तो जब हमें इसमें एंटर करना रहता है तो यूजुअली हम किसे एंटर करते हैं, पोस्टीरियर कैलिक्स से थ्रू ब्रॉडल्स लाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंजरी नहीं होती है और ब्लीडिंग नहीं होता है। फिर कॉलम ऑफ बर्टिंग क्या होता है, कॉलम ऑफ बर्टिंग जो रहता है, अब हम ये पिरामिड देख रहे हैं, ये पिरामिड जो है, एक कॉर्टेक्स जो रहता है इसको चारों तरफ से जो ये घेरता है इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिन। तो कॉर्टेक्स का टिश्यू जो पिरामिड के चारों तरफ है उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिन। तो ये होता है कॉलम ऑफ बर्टिन। फिर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कौन कौन से इंजरी के चांसेस होंगे, तो ये स्ट्रक्चर हम जो रहता है कोलन का रिस्क रहता है। अब कोलन का रिस्क रहता है दोनों साइड, हमने देखा था पोस्टीरियर रिलेशन में कोलन जो रहता है एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन में कोलन, तो जब हम प्रोन पोजीशन में करेंगे तो 10% चांस रहेगा, और सुपाइन में जो रहता है 2% चांस रहता है कोलन इंजरी का। फिर लिवर में राइट साइड अगर हम किडनी का स्टोन पंचर कर रहे हैं, सब कॉस्टल ले रहे हैं तो लिवर इंजर्ड होने के चांसेस रहेगा। स्प्लीन अगर हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो स्प्लीन इंजरी होगा, और ये सुपरा कॉस्टल अप्रोच जब करेंगे तब होता है, जबकि लिवर सब कॉस्टल क्योंकि लिवर बड़ा होता है। फिर प्लूरा की बात करें तो प्लूरा जो रहता है 12th रिब के नीचे तक आता है। तो अगर हम लोग 11th इंटरकॉस्टल स्पेस या 10th इंटरकॉस्टल स्पेस जो कि क्या कहलाते हैं, सुप्रा कॉस्टल पंचर, तो अगर हम लोग सुप्रा कॉस्टल पंचर लेंगे क्योंकि 12th के ऊपर जो कर रहे हैं उसको सुप्रा कॉस्टल बोलेंगे, 12th रिब के ऊपर, तो सुप्रा कॉस्टल लेंगे अगर हम लोग 11th इंटरकॉस्टल स्पेस या 10th इंटरकॉस्टल स्पेस में तो प्लूरल इंजरी होती है। अगर बात करें पेनक्रियाज में तो पेनक्रियाज जो रहता है यूजुअली हाइलम के पास रहते हैं, तो बहुत रेयर चांस होता है इंजरी होने का। अब अगर हम बात करें एक्सेस साइड का, तो अगर 12th रिब के नीचे करें तो सब कॉस्टल, और उसके ऊपर करते हैं तो सुप्रा कॉस्टल। और यूजुअली हम लोग कैसे जाते हैं, पोस्टीरियर कैलिक्स बाय ब्रॉडल्स लाइन, और इसकी वजह से क्या होता है, हेमरेज रिस्क के चांसेस कम रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों होता है, जो इंटरलोबार आर्टरी या आर्कुएट आर्टरी जो है, हमने डायग्राम में देखते हैं, जो ये वाली आर्टरी है इंटरलोबार आर्टरी, जो ये इंटरलोबार आर्टरी या आर्कुएट आर्टरी, इसमें जो इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होती है। फिर दूसरा, प्लूरा अगर इंजरी हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, हाइड्रोथोरैक्स, और अगर कोलन, लीवर या स्प्लीन इंजरी हो सकता है। और अगर कलेक्टिंग सिस्टम, अगर हमने डायरेक्ट पेल्विस में पंचर ले लिया तो इन्फेक्शन और यूरिनोमा के चांसेस रहते हैं। फिर अब बात करें, हमने कैलिक्स का देख लिया, अब बात कर रहे हैं पेल्विक्स कैलिसियल सिस्टम का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जो पेल्विस कैलिसियल सिस्टम होता है उसके लिए क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो होता है संपाव क्लासिफिकेशन। तो संपाव क्लासिफिकेशन जो रहता है वो बेसिकली क्या बताता है, वो डिवाइडेड होता है A1 A2 और B1 B2। और होता किस लिए है संपाव क्लासिफिकेशन, वो होता है पेल्विक कैलिसियल सिस्टम के डिवीजन के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई होता है A1 में क्या होता है, दो कैलिक्सेस होते हैं, मिडिल वाला एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, मिडिल नहीं है यहाँ पे, तो A वाले में सुपीरियर होगा और इंफीरियर होगा। अब सुपीरियर और इंफीरियर जब इसके थ्रू अगर ड्रेन करता है तो A में करते हैं। अब A1 A2 में क्या डिफरेंस होता है, तो A1 A2 में जो रहता है हमें क्रॉस्ड कैलिसिस मिलता है, तो ये क्रॉस कैलिसिस है, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड कैलिसिस। तो इसमें मिलता है
क्रॉस कैलिसिस, तो इसमें जो मिडिल जोन रहता है वो क्रॉस करके, अब ये मिडिल जोन है, ये क्रॉस करके किस में ड्रेन कर रहा है, सुपीरियर में। तो मिडिल जोन अगर क्रॉस करके सुपीरियर में कर रहा है तो वो A2 टाइप का होगा। और A1 में क्या होता है, या तो ये आइदर सुपीरियर में ड्रेन करे या इंफीरियर में ड्रेन करे। अब बात करें B1 B2 की, तो B1 B2 में क्या होता है, B1 B2 में 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। तो डिफरेंस क्या होता है कि अगर मिडिल वाला इंडिपेंडेंट है, उसका अपना खुद का है, तो B1 कहलाता है, और इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंफीरियर वाले के साथ मिलके कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, B2। और ये सब क्या है, ये है माइनर कैलिसिस। तो इसमें जो B2 में क्या होता है, जो मिडिल जोन होता है वो पेल्विस में माइनर कैलिसिस के थ्रू ड्रेन करता है, जबकि B1 में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली ड्रेन करता है। फिर कुछ अदर क्लासिफिकेशन होती है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमने संपाव पढ़ लिया। एक होता है निंग थोजम क्लासिफिकेशन। निंग थोजम में जो रहता है वो कैलिसिस क्या है, बाई कैलिसिस है, 2 कैलिक्स है, 3 कैलिस है, ट्राई कैलिसियल, मल्टी कैलिसियल, तो इसके बेसिस है। निंग थोजम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रूस, ब्रूस जो रहता है उसमें पेल्विस क्या है, एक्स्ट्रा रीनल है, इंट्रा रीनल है या बॉर्डर लाइन है, तो ये ब्रूस क्लासिफिकेशन है। और एक जो रिसेंटली प्रपोज्ड हुआ है उसमें क्या होता है कि पेल्विस जो है, एक पेल्विस है या डिवाइडेड पेल्विस है। तो अगर डिवाइडेड रहता है मतलब 2 पेल्विस हैं तो टाइप 2 बोलते हैं, अगर एक पेल्विस है तो टाइप 1 बोलते हैं। अब टाइप 1 में भी क्या होता है, अगर वो नॉर्मल उसका स्ट्रेंथ है, अगर फुला हुआ ज्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड पेल्विस है तो 1A। अगर वो वाइड है तो चौड़ा ज्यादा है तो 1B। और अगर नैरो है, पतला ज्यादा है तो 1C। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, 1A, वो होता है मोस्ट कॉमन। तो ये एक तरीके का ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। तो पेल्विक कैलिसियल सिस्टम के लिए क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सैम्पाव, निंगथोजम और ब्रूस। फिर जो एक है वो लेटेस्ट प्रपोज है, उसमें टाइप 1 टाइप 2, जिसमें सिंगल पेल्विस जो रहता है टाइप 1A 1B 1C में डिवाइडेड रहता है।